हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे एसपी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसको एसबीपी कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए और ये पीछे सेकंड पार्ट है। इसमें सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 2 है कंपनी सेक्रेटरी। ये हमने कल पढ़ा था कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होते हैं और उनमें कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसमें क्या कौन कौन से गुण होने आवश्यक है। आज हम उनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्रेटरी जो होता है उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सेक्रेटरी की न्यूनतम योग्यता कंपनी कानून में दर्शाई गई है, यानी उसमें जो कम से कम जो योग्यताएं है वो कानून के अंतर्गत दर्शाई हुई है, बताई हुई है कि उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। किंतु सेक्रेटरी के पास इससे अधिक योग्यता हो तो वह सेक्रेटरी के रूप में यशस्वी फर्ज अदा कर सकता है। यानी उसमें तो कम से कम बताई गई है जो कानूनी है, कंपनी कानून की योग्यता हो, लेकिन अगर अधिक से अधिक होती ज़्यादा होती है तो वो उसके यशस्वी यानी बहुत तेज वाले अच्छे वाले फर्ज को निभा सकती है। ये योग्यताएं शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त की जाती है। शिक्षण यानी शिक्षा के द्वारा और प्रशिक्षण उनको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उनके बारे में उनको समझा करके भी दी जा सकती है। इसमें पहला है शैक्षणिक योग्यता, यानी जो पढ़ाई की जो योग्यता हो, कितनी पढ़ाई की योग्यता है उसके अनुसार सेक्रेटरी के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी शैक्षणिक योग्यता उनको कंपनी के बारे में इस प्रकार की उनके पास डिग्री होना यानी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है कि इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई प्रशिक्षण लिया हुआ है या नहीं। अर्थात वह कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार सेक्रेटरी भी होना चाहिए। तदुपरांत यानी उसने ये सब चीज़ें की, अगर पढ़ाई की हुई है, शिक्षा प्राप्त की हुई है तो वो सेक्रेटरी बनने योग्य होता है। उसके बाद कायदा की डिग्री उसे दस्तावेज तैयार करने में और अनुबंध तैयार करने में भी उपयोगी है। और जो उसके पास जो डिग्री होती है वो अनुबंध और दस्तावेज इन दोनों में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब है हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान। कंपनी के हिसाब व्यवस्थित तैयार किए जाए, कायदे के अनुसार तैयार किए जाए तथा समय पर उनका ऑडिट हो, यह उसका फर्ज हो। कंपनी हिसाब में व्यवस्थित किए जाए, यानी जो भी कंपनी का हिसाब है वो सही तरीके से करना चाहिए। कायदे के अनुसार तैयार किए गए समय में, अब जो भी कायदे के अनुसार समय के अनुसार जो ऑडिट तैयार किया गया है, जो काम किया गया है वो उनका ऑडिट है। यानी जो समय दिया गया था उसके अनुसार उन्होंने काम पूरा कर लिया, यह उसका फर्ज होता है। तब वह अंशधारकों के समक्ष वार्षिक हिसाब प्रस्तुत कर सकता है। अगर उसने सही समय पे अपना काम किया है तभी वो अंशधारियों के सामने जो साल भर का जो हिसाब होता है, लेखा जोखा होता है, उसको वह बता सकता है। यह तब संभव होगा जब उसके पास हिसाबी व्यवस्था का प्रमाणिक ज्ञान होगा। ये कब करेगा कोई व्यक्ति? जब वो पढ़ा लिखा होगा, उसको हिसाब करने का सही तरीके से ज्ञान होगा, तभी वो ये सब काम कर सकता है। तीसरा है कार्यालय संचालन का ज्ञान। कार्यालय का प्रमुख सेक्रेटरी होता है, यानी जो ऑफिस होता है, जो संभालने वाला होता है, वो सबसे मेन होता है सेक्रेटरी। कार्यालय के कार्यों का विवरण करने के लिए अलग अलग विभागों के बीच में संकल्प स्थापित करने के लिए उसके पास कार्यालय संचालन का ज्ञान होना भी आवश्यक है। कार्यालय के जो भी कार्य होते हैं वितरण करने के लिए, यानी अलग अलग लोगों को बांटने के लिए, अलग अलग विभागों के बीच में अलग अलग किस प्रकार से काम को बांटा जाए, स्थापित किया जाए, यह उसके पास कार्य संचालन यानी इस प्रकार का उस व्यक्ति में यानी सेक्रेटरी में ऐसा गुण होना चाहिए। उसके बाद कार्यालय संचालन में दैनिक उपस्थिति होने वाले प्रश्नों का हल निकालने के लिए उसके पास ऑफिस संचालन का ज्ञान भी होना चाहिए। अब जब काम करते हैं तब वो उसमें रोज़ कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रश्न निकल जाते हैं। उन प्रश्नों को उसी समय सुन करके सोच समझ करके उनका हल निकालने के बाद यानी उनका हल भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ऑफिस संचालन के पास इस प्रकार का ज्ञान होना
अनिवार्य है। अगर ज्ञान है तभी वो जो भी समस्या आएगी उनका शीघ्रता से समाधान कर लेंगे। फिर है सभा संचालन का ज्ञान। कंपनी सेक्रेटरी की संचालक मंडल के अंशधारकों की, डिबेंचर धारकों की, लेनदार आदि की सभा आयोजित करवानी पड़ती है। कंपनी सेक्रेटरी की, संचालन मंडल की और जो अंश दिए हुए व्यक्ति हैं उनकी, डिबेंचर धारकों की, लेनदार है उनकी, इन सब की उन्हें सभा आयोजित करनी पड़ती है। ऐसी सभा के आयोजन से पूर्व, सभा के दौरान और सभा पूरी होने के बाद अलग अलग फर्ज अदा करनी पड़ती है। यानी सभा जब शुरू होती है उससे पहले आयोजन से पूर्व, यानी सभा कैसे किस प्रकार से होगी उसका आयोजन जब होता है उससे भी पहले, और सभा करवाने की नोटिस, उसके पास आयोजन से पूर्व और सभा के दौरान, सभा पूरी होने के बाद, यानी सभा के समय में, सभा के दौरान यानी सभा के समय में, और जब सभा पूरी हो जाती है तो उसके बाद में उनके क्या फ़र्ज है वो भी अदा करने पड़ते हैं। अब सारे फ़र्ज अलग अलग होते हैं, किसके प्रति क्या किसके क्या, तो वो सबको उन्हें पूरा करना पड़ता है। जैसे कि सभा आयोजन करवाने की नोटिस देना। अब सभा जब करवानी पड़ती है तो उसके पहले नोटिस तैयार की जाती है कि कब होगा, किस प्रकार से होगा। पहले खुद को सोचना समझना पड़ता है, वार्तालाप करनी पड़ती है, उसके बाद में ही नोटिस तैयार करवाई जाती है। एजेंडा तैयार करना। अब इसमें जो नोटिस निकली है उसके अंतर्गत ये बताना होता है कि किस बात को लेकर के हम इस सभा में बैठे हैं, यानी कौन सा ऐसा मुद्दा है। उसके फिर मिनट्स लिखना। अब वो पूरा तैयार हो जाता है तो कितनी देर में करना है उसका वो मुद्दा। कोरम और प्रॉक्सी संबंधी प्रावधान का पालन हो। कोरम यानी किस किस को बुलाना है, प्रॉक्सी अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसकी जगह किसको यहाँ पर उस समय रखना है। इन सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए कंपनी धारा और सभा संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर सेक्रेटरी में ये सारे गुण होते हैं तो वो सभा आयोजन का कार्य संपूर्ण रूप से और सुव्यवस्थित तरीके से कर सकता है। 5वां पॉइंट है विविध कानूनी ज्ञान। वर्तमान परिस्थिति में सेक्रेटरी के पास अलग अलग कानूनी का ज्ञान होना भी आवश्यक है, जिससे वह कंपनी का असरकारक संचालन कर सके। यानी उनका ज्ञान कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, सभी प्रकार का, यानी किसी भी चीज़ से। अब अगर उनके पास ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, तो जो अपनी कंपनी है उसका संचालन भी वो अच्छे से करवा सकता है, यानी असरपूर्वक यानी फायदेमंद हो सकता है। यह कानून जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सेविका अधिनियम, माल विक्रय का अधिनियम, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड संबंधी कानून, प्रतिभूति करार संबंधी कानून, वेट संबंधी कानून, सर्विस टैक्स संबंधी कानून, वो किस प्रकार के होते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम, यानी भारत में जो अनुबंध अधिनियम है उसके बारे में। फिर सेविका अधिनियम होता है, माल विक्रय अधिनियम, यानी किस प्रकार से माल बेचा गया या बिका है उसका अधिनियम। स्टैम्प ड्यूटी, जब माल बेचा गया तो उस पर किस प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी उसमें लगती है। प्रोविडेंट फंड, यानी किस प्रकार से उसमें फ़ायदा करवाया जा सकता है। कानूनीभूति करार संबंधी कानून, यानी कानून के अंतर्गत जो समझौता संबंधी कानून के अंतर्गत क्या करना है, समझौता संबंधी कौन सा कानून होता है। वेट संबंधी, यानी वो कानून के जिसमें किस प्रकार से माल का वेट वगैरह होता है। सर्विस टैक्स, अब जो हम सर्विस दे रहे हैं, किसी को सामान पहुंचा रहे हैं, उत्पादन माल दे रहे हैं, उस संबंधी टैक्स आदि कानून। इस प्रकार के ये सभी आयोजन उसमें होते हैं और ये इनको सोच समझ कर करवाने का कार्य सेक्रेटरी के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार ऐसे अलग अलग प्रकार के कानूनी ज्ञान यदि सेक्रेटरी के पास हो तो वह सरलता और कार्य क्षमता से अपना कार्य कर सकता है। अब ये सारी कुशलता उसमें होना आवश्यक है। कंपनी को संभावित कानूनी कठिनाई से भी बचा सकता है। अगर उस समय मान लीजिए कंपनी को कोई कठिनाई आ रही है तो उसको भी वो बचा सकता है। 6 पॉइंट है आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान। कंपनी समाज में अस्तित्व में आई है, वह समाज का ही एक हिस्सा है।
समाज के विविध पक्षकारों के साथ जुड़ी हुई है। अतः सेक्रेटरी को वर्तमान प्रवाहों की जानकारी रखना, बदलते प्रवाहों को ध्यान में रखना, संचालक मंडल को जानकारी देकर तथा मार्गदर्शन प्रदान करके कंपनी के लिए लाभदायक स्थिति का सृजन करता है कि अपनी कंपनी किस प्रकार से अधिक लाभ कमा सकती है। समाज में प्रवर्तमान आर्थिक और राजनीतिक प्रवाह कंपनी को निश्चित असर प्रदान करते हैं। अब है प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान। सेक्रेटरी की वर्तमान प्रवाह और समस्याओं की जानकारी रखना आवश्यक है। यह समस्या कंपनी के विकास पर असर करती है, जैसे कि आसाम में खनिज तेल के निकास पर प्रतिबंध वहाँ के किसी स्थानीय मंडल ने किया था। यानी जो खनिज तेल का जो निकास कर रहा था, निकालने, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लगाया किसने था? वहीं के किसी स्थापित संगठन ने लगा दिया था। प्रवर्तमान समस्याओं के कारण उपस्थित होने वाली परिस्थिति के अनुसार सेक्रेटरी संचालक मंडल को योग्य मार्गदर्शन देता है। यानी ऐसी परिस्थिति जो कि सही नहीं लगती है, उसमें भी योगदान देने का काम सेक्रेटरी का ही होता है। और भविष्य में उपस्थित होने वाली समस्या के लिए भी एकजुट रहना, यानी अभी की जो समस्या है उनका हल भी इनके द्वारा किया जाता है, और आने वाले जो भविष्य में कभी कोई समस्या आता है तो उसमें भी किस प्रकार से मिलजुल कर उस समस्याओं से निपटा जा सकता है। अब है अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व और अन्य भाषाओं का ज्ञान। कंपनी का संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। सेक्रेटरी को अलग अलग पक्षकारों के साथ कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार करना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा में उसका प्रभुत्व होना चाहिए। कंपनी का विस्तार होने के कारण विदेशी कंपनी के साथ उसे काम करना पड़ता है। ऐसे समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान कंपनी सेक्रेटरी के अनुबंध करने में उपयोगी है। अंग्रेजी भाषा के लिए तो इसलिए बोला गया है कि कहीं पे भी चले जाओ, अगर वहाँ की जो लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो नहीं आ रही है, तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह समान रूप से चलती है। तो जो सेक्रेटरी होता है उसको अलग अलग काम करने पड़ते हैं, अलग अलग पक्षकारों के बीच काम करने पड़ते हैं, तो उनको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। अब इस प्रकार उनके कंपनी की तरफ से व्यवहार भी करने पड़ते हैं। अब उसमें उनका अंग्रेजी को सबसे महत्व इसीलिए दिया गया है कि अगर और कोई भाषा नहीं आए तो अंग्रेजी के द्वारा वो अपनी काम पूरा कर सकता है। इसीलिए उन्हें विदेशी भाषाओं का और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। 9 पॉइंट है जनसंपर्क का ज्ञान। सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकारों के साथ काम करना पड़ता है, अतः उनके साथ संपर्क होना भी आवश्यक है, जिससे उन्हें विश्वास में लिया जाए। अलग अलग पक्षकारों यानी कंपनी के जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के द्वारा काम होता है, उनको अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है, जिससे और इसके लिए उनके साथ संपर्क में रहना भी आवश्यक है, जिससे उन्हें विश्वास में लिया जाए। विश्वास में किस प्रकार? क्योंकि उनके इतने ज़्यादा संपर्क में रहना चाहिए कि उनको अपनी बातों में सही यानी अपने कंपनी के जरिए अपनी कंपनी में मिलाने का या काम का लेन देन करने का उनको इतने विश्वास होना चाहिए ताकि जनसंपर्क उनके कांटेक्ट में आ जाए। कंपनी सेक्रेटरी यदि योग्य ढंग से जनसंपर्क के साथ ज्ञान का उपयोग करे तो लंबे समय में कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर लोगों से ज्ञान और प्यार से बात की जाए अच्छे से, तो जो कंपनी का प्रतिफल है वो लंबे समय तक चल सकता है आपसी समझौते के द्वारा। अतः उसे जनसंपर्क यानी लोगों से किस प्रकार से बात करनी है, ये सेक्रेटरी को आना चाहिए। अब है कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान। विकसित समाज और आधुनिक कंपनियों से कंप्यूटर आज के समय की आवश्यकता है। आजकल ऐसा सारा कोई सा भी काम करो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा अंशधारकों, डिबेंचरधारकों, संचालक मंडल और कंपनी विषय बातें पक्षकार और विशाल सूचना संग्रहित कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती है। यानी बैठे बैठे कहीं जाना आना भी नहीं होता है, जिसके कारण समय, साधन और मानव श्रम की बचत होती है। अब एक तो लोग इधर उधर जाकर के काम करेंगे, एक वो वहाँ बैठे बैठे ही कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम करेंगे, तो उनके समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होती है। क्योंकि मानव श्रम इधर उधर जाएगा तो मनुष्य को अपना श्रम भी उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा
अंशधारक, डिबेंचर धारक, संचालक मंडल और कंपनी विषयक बातें पक्षकार और विषय को संग्रहित कर सकते हैं, और जो सभी बातें सबके साथ होती है उन्हें भी एक जगह कर सकते हैं, जिसके कारण समय, साधन और मानव श्रम की बचत होती है। इससे क्या होता है, समय भी बचता है, साधन भी बचते हैं और मनुष्य का श्रम भी बचता है। अतः सेक्रेटरी के पास कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो भी काम हो रहा है किसी भी प्रकार के उन्हें वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहे हैं। तदुपरांत ऑफिस संचालन में उपयोगी विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उसे ज्ञान होना चाहिए, और जो कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक जो साधन लगे उनकी भी उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो साधन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर उनको जानकारी होगी तभी वह अपने कर्मचारियों को, अगर कभी कोई समस्या का सामना करना पड़े तो कर्मचारियों को उनकी समस्याओं से छुटकारा भी दिला सकता है, जिससे कर्मचारी को अशिष्टता पर अंकुश भी लगाया जाए। अब सेक्रेटरी की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रावधान, यानी सेक्रेटरी की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार सेक्रेटरी चाबी रूपीय संचालकीय व्यक्ति माना जाता है। उसकी नियुक्ति करते समय कंपनी कानून नियमित प्रावधानों का पालन भी करना चाहिए। इसमें पहला है, जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो तो कंपनी को सेक्रेटरी नियुक्त करना ज़रूरी हो जाता है, और इससे अगर कम होती है तो फिर कंपनी को सेक्रेटरी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, सेक्रेटरी के रूप में मानव जीवित व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। ऐसे व्यक्ति, जीवित से मतलब ऐसे व्यक्ति जिसमें योग्यता और गुण होने आवश्यक है, वो सभी काम करने का योग्यता रखता हो। साझेदारी पीढ़ी अन्य संस्थाओं को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो वह व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरियल ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र प्राप्त किए होना, यानी वहाँ की शिक्षा को लिए हुए होना आवश्यक है। चौथा है, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दिवालिया, अस्थिर मस्तिष्क वाला या अव्यक्त की नियुक्ति नहीं कर सकते, न तो छोटी उम्र के व्यक्ति को, न पागल को, या जिसमें अयोग्यता है, दिमाग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी सेक्रेटरी नियुक्त नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने के लिए संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इस प्रस्ताव में नियुक्ति विशेष शर्तें, मुआवजा, मेंबरशिप नंबर भी होना आवश्यक है। 6 पॉइंट है, सेक्रेटरी के पास KMP रूप में नियुक्ति के लिए कीबोर्ड यानी चाबी रूपीय संचालन के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसको स्वीकृति लेनी पड़ती है कि वो उस सेक्रेटरी बनने के पद के योग्य है, यानी उनमें ये गुण है या नहीं। 7वां पॉइंट है, कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फर्स्ट में फॉर्म MGT 14 जिसके साथ संचालक मंडल का प्रस्ताव सेक्रेटरी के पास KMP के रूप में प्राप्त स्वीकृति पत्रक पंजीकृत करवाना पड़ता है। सेकंड है, फॉर्म 1 के साथ कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति KMP के रूप में हुई है उसकी स्वीकृति और संचालन मंडल का प्रस्ताव 60 दिन में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। आज हमने पढ़ा इसमें कि सेक्रेटरी की योग्यताएं क्या क्या होती है। कल गुण पढ़े थे योग्यताएं मतलब कि सेक्रेटरी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि उसको हिसाबी ज्ञान वगैरह आना चाहिए। कोई भी हिसाब अगर कंपनी के ज्ञान वगैरह हिसाब वगैरह करना होता है, अब जिम्मेदारी भी इसकी सेक्रेटरी की होती है, तो ज्ञान वगैरह भी होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। फिर कार्यालय संचालन का ज्ञान, सेक्रेटरी में ये वाले गुण होने चाहिए कि जब भी उसको कार्यालय का कोई काम दिया जाए तो वो अपने सही तरीके से अपने कार्यालय का काम कर सके। चौथा है, सभा संचालन का ज्ञान, यानी सभा किस प्रकार से करनी है, क्या मुद्दा है, कितने मिनट है, कितनी देर का होगा, ये सब, और पहले आयोजन से पहले क्या करना है, उसके उस समय जब चल रहा है वो मिनट्स वगैरह का क्या लगाना, और उसके बाद सबको अलग अलग उसके अनुसार काम बताना, आयोजन तैयार करने का काम, ये सभी का पालन कंपनी द्वारा के संचालक के द्वारा ही किया जाता है। फिर है विविध कानूनी ज्ञान। अब कानूनी ज्ञान जरूरी होता है कंपनी की, क्योंकि कंपनी किसके जरिए चलती है, कानून के माध्यम से। अगर कोई कमी हो जाती है तो कानून उसके अनुसार उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है ताकि वो सही तरीके से अपना काम पूर्ण रूप से कर सके। फिर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्ञान,
इसको समाज का एक हिस्सा, समाज के विभिन्न पक्षकारों के साथ जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। प्रवर्तमान समस्याओं का, जो उस समय की जो समस्या चल रही है उनका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रवर्तमान की जो समस्या है उसका निपटारा करेंगे तो आगे की जो भविष्य में होने वाली जो समस्या है तो उनका भी अनुमान लगा करके पहले से एकजुट रहने के लिए समझा दिया जाता है कि मिल करके अगर समस्याओं का सामना करेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। अब अंग्रेजी भाषा पर और प्रभुत्व अन्य भाषाओं का ज्ञान। कंपनी का संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। इसके कारण, या फिर अलग अलग भाषाओं में होता है, तो इसके कारण क्या है कि अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान ही होना आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके की बात की जाती है, वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। जनसंपर्क का ज्ञान। व्यक्ति में इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए कि लोगों से किस प्रकार से बात करके उसे अपने विश्वास में लिया जा सकता है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल का जो भी काम किया जा रहा है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि उसमें लोगों के समय, साधन और पैसों की भी बचत होती है। ये सब चीज़ों की जानकारी एक सेक्रेटरी में होनी आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा सेक्रेटरी की नियुक्ति, उससे संबंधित प्रावधान। जब सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है तो उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, जो अभी हमने 7 पॉइंट उसके पढ़े थे कि अगर 5 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति लगती है तो ये एक व्यक्ति को रखा जाता है। अस्थिर पागलपन नहीं होता है, जीवित व्यक्ति को रखना आवश्यक है, और वो इंस्टीट्यूट का शिक्षा ग्रहण किया हुआ प्रमाण पत्र दिखाना उसको आवश्यक है, और सभी काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इन सब की जानकारी अभी हमने इसमें ली। और कल हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी के गुण क्या क्या हैं, और आज हमने इसकी योग्यताएं पढ़ी। आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे सेक्रेटरी के कार्य और फर्ज। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।